ये दुनिया सचमुच अजीब और खतरनाक चीजों से भरी हुई है। सौभाग्य से एडवेंचर ने अपनी ढालों का इस्तेमाल करके सबको सुरक्षित रखा। ढाल उठाए हुए हमारा नायक एक विचित्र राक्षस के हमले का बहादुरी से सामना करता है। उस जीव को हैरानी होती है कि उसका वार इतनी आसानी से रोक लिया गया, लेकिन योद्धा पूरी ताकत से ढाल पकड़े अपनी जगह पर डटा रहता है। तभी उसका एक साथी उसे हमले के लिए तैयार रहने की आवाज देता है। इसके बाद दल के जादूगर एक साथ आकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं और एक आदेश के साथ ही दुश्मन पर आग का जबरदस्त प्रहार कर देते हैं। जब धुआं छटता है तो जमीन पर सिर्फ उस राक्षस का हाथ ही बचा रहता है। दल का तीरंदाज राहत की सांस लेता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। उसके साथी सुरक्षित रहने और लेवल अप होने की खुशी मनाते हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का फिर मारिन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि टीम में एक टैंक होना वाकई बहुत बढ़िया है। लेकिन अचानक पूरा दल सदमे में आ जाता है और शूरवीर से रुकने को कहता है। मारिन उनकी बात अनसुनी कर देता है और एक बार फिर वही काम करने की तैयारी करता है। वो एक बेहद तेज चाकू निकालता है और अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले वो ऑर्क के अंगों से सारे बाल हटाता है। उसके बाद वो बदबू पूरी तरह हटाने के लिए मांस में मसाले डालकर उसे पकाता है। कट तैयार होते ही वो मांस को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ये सब देखकर तीरंदाज शिकायत करता है कि वो कभी भी इतना घिनौना दृश्य देखने का आदी नहीं हो पाएगा। लड़की पूछती है कि वो इसे खाता ही क्यों है, लेकिन जादूगर इशारा करता है कि वो इसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। पकवान को पूरा करने के लिए वो खास अंदाज में थोड़ा सा गार्निश डालता है और एक दिव्य चमक के साथ ऑर्क मीट पास्ता आखिरकार तैयार हो जाता है। फिर भी उसकी एक साथी को ये बेहद घिनौना ही लगता है, चाहे प्लेट कितनी भी सुंदर क्यों ना दिखे। उसकी राय की परवाह किए बिना नायक शांति से अपना भोजन खाने लगता है। उसे देखकर उसका दोस्त पूछता है कि क्या राक्षसों का खाना सच में स्वादिष्ट होता है। वो लड़की को भी थोड़ा सा देने की पेशकश करता है, लेकिन वो तुरंत घृणा भरे भाव से पीछे हट जाती है। शूरवीर मन ही मन सोचता है कि ये तो बेहद स्वादिष्ट है और यहाँ के लोग नहीं जानते कि वे क्या खो रहे हैं। वो रसीले मांस के स्वाद और मलाईदार पास्ता की नरम बनावट का आनंद लेता है। उसके दोस्तों को यह अजीब लगता है कि वो राक्षसों को खाते समय इतना खुश क्यों दिखता है और वे उसे अजीब इंसान कहते हैं। तभी तीरंदाज बात बदलते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने लापता नायक के बारे में खबर सुनी है। लड़की चौंक जाती है और पूछती है कि वो कहाँ मिला। वो जवाब देता है कि उसे टर्सन जंगल में पाया गया था। ये सुनकर जादूगर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ दिन पहले ही वहां से गुजरा था, और कहता है कि वो एक होनहार नायक था। ये बातचीत सुनकर हमारा नायक खाना रोक देता है और गहरी सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि उस खतरनाक जंगल में रहने वाला राक्षस कितना ताकतवर होगा। उसका दोस्त टिप्पणी करता है कि मारिन शायद बस ये सोच रहा है कि वो उस राक्षस को भी कैसे खा सकता है। फिर वो उसे आवाज देती है और पूछती है कि उसने शुरू में राक्षसों को खाना क्यों शुरू किया था। शूरवीर चुपचाप उन्हें देखता रहता है, मानो किसी बहुत अहम याद को याद कर रहा हो। फिर कहानी 3 महीने पहले दक्षिण के एक छोटे से गांव में लौट जाती है। वहां लोग इकट्ठा होकर सड़क पर लाल सुअर जैसे एक राक्षस के आ जाने से रुकी हुई गाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे। गांव का एक आदमी टूटी फूटी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ऐसी हालत में सफर करना नामुमकिन है। तभी एक आदमी गांव में पहुंचता है जिसकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, जिससे साफ पता चलता है कि रास्ता कितना खतरनाक हो चुका है। इस वजह से कोई भी गांव से बाहर नहीं जा पा रहा था और सभी लोग असमंजस में थे। एक बूढ़ा आदमी दुखी होकर कहता है कि अब वो रास्ता बंद होने के कारण अपने बेटे से मिल भी नहीं पाएगा। वहीं 2 व्यापारी चिंता में पड़े होते हैं, क्योंकि किसी कुलीन व्यक्ति को सामान पहुंचाने की तय तारीख नजदीक आ रही होती है। उनमें से एक तो पूरी तरह घबरा जाता है। अगर डिलीवरी देर हुई तो उन्हें अपने ग्राहक के सामने भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उसी समय एक आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर से चिल्लाकर कहता है कि वे अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो नायक से रूखेपन से कहता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं और शूरवीर को किसी और सवारी का इंतजाम करने का आदेश देता है। ये देखकर एक व्यापारी अपने साथी का ध्यान उस हेलमेट पहने योद्धा की ओर दिलाता है। वो कहता है कि वो थोड़ा जर्जर जरूर लगता है, लेकिन साथ ही बेहद ताकतवर भी दिखाई देता है। दूसरा आदमी तभी एक शानदार विचार सोचता है और तय करता है कि वे उस शूरवीर को अपने साथ सुरक्षा के लिए रखेंगे। वो कहता है कि वे जितने भी यात्री मिल सके सबको इकट्ठा करेंगे और नायक से थोड़ी देर रुकने को कहते हैं। मोहम्मद नाम का व्यापारी अपना परिचय देता है और फिर नायक से उसका नाम पूछता है। गाड़ी में शांति से लेटा हुआ वो युवक अपना नाम मारिन ग्लेस बताता है। दूसरा आदमी सोचता है कि उसमें कुछ अजीब सा है और शक करता है कि कहीं वो कोई भगोड़ा सैनिक तो नहीं, लेकिन मोहम्मद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो रास्ते के राक्षसों से निपट सकता है। नायक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर दृश्य एक अंधेरे जंगल में कट हो जाता है, जहां निराशा से भरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। कोई सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ और जमीन पर पड़े एक बुरी तरह कटे हुए हाथ को देखता है। तभी वो जंगल में बेरहमी से मारे गए एक नायक का शव देखता है।
ये भयानक दृश्य देखकर वो युवक सिहर उठता है और डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए पीछे देखता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो परछाइयों से एक विशाल जीव को अपनी ओर आते हुए देखता है। डर से उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और ठान लेता है कि वो इस जंगल से जिंदा बाहर निकलेगा। जब वो अडौरा पहुंचने के बारे में सोच रहा होता है, तभी लाल आंखों वाली एक रहस्यमयी परछाई उसे दूर से देख रही होती है। वर्तमान में वापस आते हुए मोहम्मद मारिन को जगाता है और माफी मांगता है। उसे ये एहसास नहीं होता कि वो सो रहा था। नायक कहता है कि कोई बात नहीं और व्यापारी बताता है कि वे बस आपस में बातें कर रहे थे। वे अपनी अपनी मंजिलों के बारे में चर्चा करते हैं और मोहम्मद शूरवीर से पूछता है कि वो अडौरा क्यों जा रहा है। मारिन जवाब देता है कि वो लंबे समय बाद सेंट राय अनाथालय में अपने परिवार से मिलने जा रहा है। तभी ब्रॉनी नस्ल का एक और यात्री नायक का लेवल पूछता है और कहता है कि वो काफी ताकतवर दिखता है। वो समझाता है कि किसी व्यक्ति की ताकत उसके लेवल से आकी जाती है, जिसे स्टेटस विंडो में देखा जा सकता है। गर्व से वो अपना लेवल 23 दिखाता है और मारिन से भी अपना लेवल देखने को कहता है। तब शूरवीर अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है और उसमें उसका लेवल 95 दिखाई देता है। उस बेहिसाब ऊंचे नंबर को देखकर दोनों आदमी हैरानी से पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तभी अचानक गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक जाती है और चालक चिल्लाकर कहता है कि राक्षस आ गया है। उसी पल कोई बेहद विशाल चीज उनकी ओर दौड़ती हुई आती है, धूल का गुबार उठाती हुई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करती हुई। अगले ही क्षण उनके सामने भयानक लाल सुअर प्रकट होता है, जिसके शरीर से डरावना क्रोध फूट रहा होता है। वो अपने नुकीले दांत दिखाता है और उसकी कई आंखें नफरत से भरी हुई होती हैं। दल का ताकतवर आदमी जोर से चिल्लाता है कि सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नायक पहले ही लाल सुअर के ठीक सामने खड़ा होता है। मारिन को वो जीव थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो सोचता है कि आखिरकार ये सिर्फ एक लाल सुअर ही तो है। वो अपनी जांच पड़ताल की कौशल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस राक्षस का लेवल 62 है। ये जानकर नायक तय करता है कि ये विरोधी एक छोटे से परीक्षण के लिए बिल्कुल सही है। शूरवीर अपनी तलवार निकालता है और शांत कदमों से उस दैत्य की ओर बढ़ता है। समूह का मजबूत आदमी ये देखकर सन्न रह जाता है कि वो अकेले ही राक्षस की ओर बढ़ रहा है। घबराकर वो चिल्लाता है कि क्या वो पागल हो गया है और मरना चाहता है, लेकिन मारिन उसकी चेतावनी अनसुनी कर देता है और दौड़ते हुए लाल सुअर के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। राक्षस जोर से दहाड़ता है और हमला करने को तैयार होता है, लेकिन नायक बस सही पल का इंतजार करता है। अगले ही क्षण एक ही झटके में शूरवीर अपनी तलवार को जोरदार ऊपर की ओर घुमाता है। लाल सुअर उसी पल दो हिस्सों में कट जाता है। उसके टुकड़े चारों ओर उड़ जाते हैं। नायक सहजता से जमीन पर उतरता है, जबकि राक्षस के दो हिस्से उसके पीछे आकर गिरते हैं। मारिन खुद थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, मानो अपने ही विनाशकारी वार के नतीजे से चकित हो। उस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर बाकी सभी यात्री आश्चर्य से चीख उठते हैं। यहां तक कि मारिन भी कुछ पल के लिए बोल नहीं पाता, ये सोचते हुए कि क्या सच में ये सब उसी ने किया। लेवल में इतना फर्क होने के बावजूद वो कभी नहीं सोच सकता था कि एक ही वार इतना भारी नुकसान पहुंचा देगा। ब्रॉनी आदमी उसे पकड़कर चिल्लाता है कि ये कितना जबरदस्त था कि उसने उस दैत्य को बीच से चीर दिया। फिर वो पूछता है कि क्या मारिन कोई एल्फ है या बीस्टमैन, क्योंकि वो इंसान जैसा नहीं लगता। बाकी सभी यात्री बस स्तब्ध होकर उस शूरवीर को देखते रह जाते हैं। बड़ा आदमी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि ऐसी ताकत दिखाने के बाद उसे जरूर खाना चाहिए। वो सबको खाने के लिए बुलाता है, लेकिन नायक बस अपनी ही हथेली को गहराई से देखते हुए सोच में डूबा रहता है। उस रात बाद में सब लोग डेरा डालते हैं और आग के चारों ओर बैठकर खाना खाते हैं। दो लोग मारिन के बारे में बात करते हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि वो हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखता है और इतनी सस्ती किस्म का सामान पहनता है। उनमें से एक मजाक में कहता है कि शायद उसकी पुरानी तलवार कोई दैवीय खजाना हो और लड़की उससे जाकर पूछने को कहती है। फिर वो लड़की मारिन को पुकारती है, लेकिन देखती है कि वो अपनी जगह पर नहीं है। वो और उसका एक साथी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शूरवीर तो अभी यहीं था। अचानक दोनों बगल की ओर देखते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मारिन लाल सुअर के विशाल शव को घसीटते हुए शिविर की ओर ला रहा होता है। लड़की गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों ले आया, और वो शांत सा जवाब देता है कि उसे कुछ मांस चाहिए था। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और शूरवीर को आदेश देती है कि वो उस घिनौने जीव को वापस वहीं ले जाकर फेंक आए जहां से वो उसे उठा लाया था। कुछ देर बाद सब लोग आग पर बनाए गए एक साधारण सी सूप खा रहे होते हैं। एक गंजा आदमी शिकायत करता है कि उसकी भूखी मर गई है और कहता है कि कभी भी राक्षसों को खाने की मेज तक नहीं लाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर नायक थोड़ा असहज महसूस करता है और उसका चेहरा कुछ उदास सा हो जाता है। फिर भी वह चम्मच को अपने हेलमेट की ओर ले जाकर उनके बनाए सूप को चखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह सूप चखता है, उसकी प्रतिक्रिया अजीब हो जाती है, मानो उसका गला घुट रहा हो।
एक और एडवेंचरर कहता है कि सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मारिन को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी एक सुनहरे बालों वाली महिला उसे डांटते हुए कहती है कि रास्ते में सफर करने वालों के लिए ये बढ़िया खाना है। शूरवीर की हालत देखकर वह उससे पूछती है कि क्या वह सच में पहले उस चीज को खाना चाहता था। वह आगे जोड़ती है कि घिनौना होने के अलावा वह राक्षस जहरीला भी हो सकता था। वह समझाती है कि नियम यही है, राक्षस से सिर्फ जरूरत का हिस्सा लिया जाए और बाकी को तुरंत जला दिया जाए। तीरंदाज कहता है कि वह भी अडोरा जा रहा है, इसलिए मारिन को पसंद ना होने पर भी खाना चाहिए। तभी कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह राक्षस के शव को जला नहीं पा रहे होते। मशाल लगाने पर भी राक्षस का शरीर आग नहीं पकड़ता। ये देखकर तीरंदाजा आगे बढ़ती है और उनसे हटने को कहती है, ये कहते हुए कि अब वह खुद संभालेगी। नायक उलझन में पड़ जाता है, सोचता है कि आग जलाने के लिए उन्होंने तीरंदाजा को क्यों बुलाया। अचानक वह लड़की तत्वीय जादू का उपयोग करते हुए अपने हाथ में आग का गोला बुला लेती है। फिर वह मंत्र लाल सुअर के शव पर फेंकती है, जो तुरंत धधक उठता है। ये देखकर नायक काफी हैरान हो जाता है, उसे ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। एक साथी टिप्पणी करता है कि जादू कितना उपयोगी है, और महिला सहमति में कहती है कि इसे सीखना आसान है। लड़की अपने हाथ को देखती है और अपनी अग्नि जादू की शक्ति को निहारती है। तभी मारिन उसके पास जाकर पूछता है कि क्या वह मैजिक टावर से है, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है। मारिन समझाता है कि ज्यादातर जादूगर वहीं से आते हैं, लेकिन वह चिड़चिड़ेपन से जवाब देती है कि वह एक तीरंदाज है। वह बताती है कि गैर जादूगर भी ये कर सकते हैं, बस इसे सीखने में लगभग 3 साल लगते हैं। शूरवीर कहता है कि बुनियादी जादू तो साहसी लोगों के लिए आम बात है, और पूछता है कि वह किस युग से है। ये सुनते ही वह उसे कंधे से पकड़ती है और क्षितिज की ओर इशारा करती है ताकि उसे कुछ दिखा सके। पहाड़ी की चोटी से वह रात में टिमटिमाती शहर की रोशनियां दिखाती है। उस दृश्य को देखकर नायक स्तब्ध रह जाता है। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसे एहसास होता है कि ये सड़क की बत्तियों के रूप में इस्तेमाल होने वाले जादुई पत्थर हैं, और वह भीतर तक प्रभावित हो जाता है। लड़की बताती है कि देहात में यह दुर्लभ है, लेकिन शहरों में काफी आम है। वह यह भी जोड़ती है कि आजकल तो बच्चों के खिलौने भी जादू से चलते हैं। मेरिट दूर से शहर को देखते हुए सोचता है कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि उसके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। आग के पास बैठे एक आदमी को भुनते मांस की खुशबू आती है, और वह काश करता है कि यह सुअर का मांस होता। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि दिन भर की मेहनत के बाद यह ठंडी बियर के साथ एकदम परफेक्ट होता। इस बीच नायक चुपचाप आग में जलते राक्षस के शव को देखता रहता है। अगले दिन वे आखिरकार अडोरा पहुंच जाते हैं और मारिन को उसकी अमूल्य मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यापारी शूरवीर का हाथ मिलाकर उसकी सुरक्षा के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन हमारा नायक बस गंभीर और शांत चेहरे के साथ सबका धन्यवाद करता है। शूरवीर को जाते हुए देखकर व्यापारी सोचने लगते हैं कि क्या उसने सच में पूरे सफर में कुछ भी नहीं खाया। उनमें से एक को याद आता है कि वो युवक जो भी खाता था सब उलट देता था और आखिर में सिर्फ पानी ही पी पाता था। उन्हें चिंता होती है कि कहीं ये किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है, और शायद इसी कारण वो कभी अपना हेलमेट नहीं उतारता। मोहम्मद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सिक्कों की एक थैली आगे बढ़ाता है, लेकिन मारिन कहता है कि यह सौदे का हिस्सा नहीं था। वो आदमी जोर देता है कि ये उसकी तरफ से बस एक छोटी सी भेंट है, और विदा लेते हुए भुगतान वहीं छोड़ जाता है। जब नायक कपड़े की थैली खोलता है तो पाता है कि वो सिक्कों से नहीं बल्कि आलूओं से भरी हुई है। वो उस अनपेक्षित तोहफे को चुपचाप देखता रहता है और उसका चेहरा कुछ भावुक सा हो जाता है। इसके बाद शूरवीर पास ही सो रहे एक आदमी के पास वे आलू छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि बहुत कुछ घट चुका है, लेकिन आखिरकार वो अपने गृहनगर लौट आया है। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि शहरी दृश्य उसकी यादों से काफी अलग हो चुका है। तभी उसकी नजर एक चहल पहल वाली बेकरी पर पड़ती है और वो उस जगह को पहचान लेता है। वहीं से उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मंजिल अब बस अगले मोड़ पर ही है। वो जगह जिसे उसने बचपन से ही अपना सच्चा और प्यारा घर माना था। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, रिया का अनाथालय, जहां वो अपने परिवार के साथ पला बढ़ा था। लेकिन वहां पहुंचकर वो एक खिलौनों की दुकान देखता है और पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है कि शायद वो गलत मोड़ पर आ गया है, मगर उसे पूरा भरोसा है कि अनाथालय यहीं था। तभी दुकान से एक आदमी बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या शूरवीर को किसी मदद की जरूरत है। नायक बताता है कि यहाँ सेंट रिया का अनाथालय हुआ करता था और पूछता है कि वो अब कहाँ गया। दुकान का मालिक जवाब देता है कि वो दूसरा मालिक है और उसने कभी ऐसी किसी जगह का नाम नहीं सुना। मारिन जोर देकर कहता है कि अनाथालय यहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं पता है। उसी समय पास बैठे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है जो नायक से उस जगह के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसने खुद तो कभी उसे नहीं देखा, लेकिन सुना है कि बहुत पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। शूरवीर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो बुजुर्ग एक पुरानी अफवाह याद करते हुए कहता है। फिर वो खुलासा करता है कि वो अनाथालय आग में जलकर नष्ट हो गया था। ये सुनकर नायक स्तब्ध रह जाता है।
पता चलता है कि एक भयानक और हिंसक ड्रैगन हमले के दौरान सब कुछ तबाह हो गया था। दृश्य उसकी एक याद में बदल जाता है, एक ऐसी नीरस जिंदगी की जिसमें ना कोई सपना था ना कोई खुशी। उस खालीपन में उसे बस एक ही चीज याद आती है, खाने की मेज की गर्माहट। वो गर्माहट जो उसके परिवार से आती थी, जो उससे बहुत पहले ही दुखद रूप से बिछुड़ गया था। और इस तरह बेहद त्रासद ढंग से उसकी पहली छोटी सी जिंदगी का अंत हो गया। वो अचानक जागता है और अपनी आंखों के सामने मछलियों का एक खिलौना झूलता हुआ देखता है। सोचता है कि छत इतनी उजली क्यों है। तभी दो बच्चे झुककर उसकी ओर देखते हैं और उत्साह से चिल्लाते हैं कि बच्चा आखिरकार जाग गया है। उनमें से एक अपनी बहन को बुलाने दौड़ जाता है, जबकि दूसरा नवजात को देखकर मुस्कुराता रहता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी आखिरी याद तो एक घातक दुर्घटना की थी। उसी पल कोई पास आता है और लड़कों से शोर न करने को कहता है, वरना बच्चा डर जाएगा। फिर कोई उसे बहुत कोमलता से उठाकर हवा में थाम लेता है। मुस्कुराती हुई एक नन उसे खुले दिल से गले लगाती है और प्यार से पूछती है कि क्या वो ठीक से सोया। वो उससे कहती है कि आज से ये बच्चा अनाथालय के परिवार का हिस्सा है। यही उसकी इस नई दुनिया की पहली याद थी, उस परिवार की गर्माहट जिसे वो पहले ही खो चुका था। एक और स्मृति में हम देखते हैं कि अनाथालय को दान के रूप में सिक्कों की एक थैली दी जा रही है। अब वयस्क हो चुका नायक वो धन आगे बढ़ाता है, लेकिन नन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो चिंता जताती है कि वो अभी अभी लौटा है और फिर से जाने की तैयारी कर रहा है, खुद पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है। हमारा नायक मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाता है कि ये काम आसान है, बस गॉब्लिन्स के एक झुंड को साफ करना है। महिला थोड़ी शांत हो जाती है, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की चिंता बनी रहती है। जाने से पहले वो नन शूरवीर से एक बहुत अहम वादा मांगती है। वो उससे कहती है कि बहुत देर होने से पहले घर लौट आना, और वादा करती है कि वो उसकी पसंदीदा पाई बनाएगी। अंगूठा दिखाते हुए वो युवक वचन देता है कि वो सुरक्षित घर लौटेगा। वर्तमान में लौटते हुए एक नन उसे एक पेड़ के पास ले जाती है और पूछती है कि क्या वही चीज वो ढूंढ रहा था। वो बताती है कि ड्रैगन के हमले में कोई भी जीवित नहीं बचा था, इसलिए मंदिर ने उस जगह को अपने संरक्षण में ले लिया। वो महिला पूछती है कि मृतकों से उसका क्या संबंध था, क्योंकि वहां कभी कोई आने नहीं आता। बिना कुछ कहे नायक शोक और सम्मान के संकेत के रूप में पेड़ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। नन सब समझ जाती है, माफी मांगती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए चुपचाप पीछे हट जाती है। शूरवीर को उसका वादा याद आता है, कैसे उसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो जल्दी लौट आएगा। पट्टिका पर हाथ रखते हुए वो सोचता है कि उसने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके हेलमेट के भीतर से एक अकेला आंसू बह निकलता है जब वो सोचता है कि सब कुछ कितना अलग हो सकता था। वो खुद से पूछता है कि अगर वो वहां होता और ड्रैगन से लड़ता तो क्या नतीजा बदल जाता। टूटे दिल के साथ वो मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठा रहता है, स्मृति पट्टिका को कसकर पकड़े। मगर वो जानता है कि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब उसके पुराने परिवार की बस यही निशानी बची थी, वो पेड़ और वो स्मारक पट्टिका। दो नन उसे चिंता से देखती रहती है। वो कई दिनों से वहीं बैठा है, जरा भी हिला नहीं है। वे बस अंदाजा ही लगा सकती हैं कि उस रात उसका दर्द कितना गहरा रहा होगा और उसका नुकसान कितना बड़ा है। नायक उसी जगह निश्चल बैठा रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। उस पर दया खाकर ननों में से एक उसके पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा रख जाती है। खाना रखकर वो बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। जमीन पर पड़ी रोटी को देखकर नायक आखिरकार हिलता है और उसे अपने हाथ में उठाता है। वो उसे अपने हेलमेट की ओर ले जाकर कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रोटी चखता है उसके मुंह में भयानक स्वाद भर जाता है और वो उसे बिल्कुल असहनीय लगती है। शूरवीर को अपना श्राप याद आ जाता है। वो कुछ भी खा नहीं सकता क्योंकि हर चीज उसे बेहद खराब स्वाद की लगती है। वो सोचता है कि ऐसा सिर्फ उसी के साथ क्यों होता है, जबकि बाकी सब लोग सामान्य रूप से खाना खा पाते हैं। पूरी तरह टूट चुका वो युवक सोचता है कि वो अपनी बुनियादी भूख तक मिटा नहीं सकता। उसने अपना परिवार फिर से खो दिया है और अब उसे जिंदगी में जीने का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन तभी एक तेज अनोखी खुशबू उसका ध्यान खींच लेती है। वो मांस की खुशबू नहीं थी। वो खुशबू किसी भी ऐसे खाने से कहीं ज्यादा गहरी और लजीज थी जिसे वो अब तक जानता था। उस महक से नायक के मुंह में अपने आप पानी भराने लगता है। वो खड़ा होता है और कब्रिस्तान छोड़कर उस स्वादिष्ट खुशबू के पीछे चल पड़ता है। उसी सुगंध के सहारे दृढ़ निश्चय भरी निगाहों के साथ वो शहर की गलियों से गुजरता है। वो महक उसे मोहल्ले के घरों के बीच बनी एक अंधेरी सकरी गली में ले जाती है। मोड़ के पीछे से झांकते हुए वो लोगों को बातें करते सुनता है। वे राक्षसों के शव जलाने और जुर्माने के खतरे की चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक शिकायत करता है कि अगर कोई इसे साधारण मांस समझकर खा ले तो बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरा जवाब देता है कि यह जहरीला नहीं है और अगर इतनी चिंता है तो बस इसे फेंक देना चाहिए।
सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें छोटे छोटे राक्षसों के शव भरे होते हैं और उन्हें जलाया जा रहा होता है। भुनते हुए राक्षसों के मांस को देखकर नायक को वो बेहद स्वादिष्ट लगता है। वो अचानक वहां से दौड़ पड़ता है और वो महिला सोच में पड़ जाती है कि क्या उन्होंने इतना सब पहले ही जला दिया। कुछ देर बाद वो उदास और टूटे हुए मन के साथ फिर से कब्रिस्तान के पेड़ के पास लौट आता है। जमीन पर बैठकर शूरवीर अपनी तेज छुरी निकालता है और काम में लग जाता है। राक्षस का मांस हाथ में लेकर वो एक पल उसे ध्यान से देखता है, फिर एक कौर लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो भुने हुए मांस में अपने दांत गड़ा देता है। जैसे ही उसका स्वाद उसकी जुबान को छूता है, स्वाद का एक जबरदस्त विस्फोट उसे भीतर तक हिला देता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और नायक पहली बार कहता है कि यह सचमुच बेहद स्वादिष्ट है। ये स्वाद उसकी पूरी जिंदगी में चखे गए हर खाने से बेहतर था। मांस में हल्की सी जली हुई लेकिन गहरी उमामी जैसी स्वाद था, जो उसके स्वाद बोध के लिए एकदम सही था। हर कौर के साथ रस उसके दांतों के बीच फूट पड़ता है। ये उन सभी भोजनों को फीका कर देता है जिन्हें वो पहले निगल भी नहीं पाया था। ये ऐसा स्वाद था जो उसके गले से उतरते ही उसकी आदिम प्रवृत्तियों को जगा देता है। उसी समय जब वो मांस खा रहा होता है, उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान उभर आता है। अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठता है और वो निशान चमकने लगता है। अगले ही पल नायक जमीन पर गिर पड़ता है, पीड़ा में तड़पते हुए, ये समझे बिना कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके हेलमेट के भीतर से आंसू बहने लगते हैं जब वो दर्द और शोक के मिले जुले भाव में सिसकता है। वो अपने परिवार से माफी मांगता है कि वही अकेला बच पाया। अपराध बोध से दबा होने के बावजूद वो युवक तय करता है कि वो फिर भी जीना चाहता है। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और ऐलान करता है कि वो इंसान की तरह जीना चाहता है और स्वादिष्ट चीजें खाना चाहता है। शूरवीर खुश होना चाहता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या वो सच में इस इच्छा का हकदार है। तभी बादल छटते हैं और सूरज की रोशनी कब्रिस्तान पर फैल जाती है। माहौल में उम्मीद की एक किरण भर जाती है। उसी पल एक हरा पत्ता हवा में लहराता हुआ नीचे आता है और धीरे से उसके हेलमेट पर आ गिरता है। एक चमकता हुआ हाथ प्रकट होता है और उसके घाव को छूता है, मानो उसका दर्द शांत करना चाहता हो। अपने हाथ पर हुए इस अचानक और रहस्यमय स्पर्श से नायक चौंक जाता है। अगले ही क्षण वो हाथ गायब हो जाता है और जहां निशान था वहां बस एक हरा पत्ता रह जाता है। पेड़ के सामने बैठा हुआ शूरवीर अब कुछ हद तक शांति पा चुका लगता है। वो आंखों में नए संकल्प के साथ भविष्य की ओर देखता है। मुंह पर अभी भी खाने के दाग लगे हुए थे, लेकिन लगता था कि उसने आखिरकार अपनी नई राह को स्वीकार कर लिया है। युवक फिर अपनी ढाल और थैला उठाता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो उस पेड़ को विदा कहते हुए कहता है कि अब उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस बार नायक मन ही मन कसम खाता है कि वो घर लौटने में देर नहीं करेगा। वो शहर की पत्थरों से बनी सड़क पर कदम रखता है, अपनी यात्रा का पहला कदम। और इसी के साथ शुरू होती है हमारे राक्षसों को खाने वाले नायक की गुप्त स्वाद भरी जिंदगी। अडोरा के ठीक बीचों बीच हेक्सलम एडवेंचर्स गिल्ड की एक भव्य और ऊंची मीनार खड़ी है। हर साहसी अपनी यात्रा की शुरुआत इसी प्रसिद्ध संस्था से करता है। ये गिल्ड काल कोठरियों की खोज से लेकर राक्षसों के सफाये तक हर तरह के काम संभालती है। यही नहीं, ये हर पंजीकृत एडवेंचरर का प्रबंधन भी करती है। लेकिन इसमें शामिल होना हर किसी के बस की बात नहीं। पंजीकरण के लिए ताकत की परीक्षा देनी होती है, जिसमें एक प्रशिक्षण गोलेम के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत से एडवेंचरर इस चुनौती को आजमाते हैं, मगर सभी सफल नहीं हो पाते। तभी एक हुड पहने एल्फ आगे बढ़ता है, अपनी बारी के लिए तैयार होकर। गोलेम अपनी जगह ले लेता है, उसकी छाती पर निशाना चमक रहा होता है, नए चुनौती देने वाले के वार के लिए तैयार। युवा एल्फ पूरी तरह ध्यान लगाता है और पूरी ताकत के साथ घूंसा घुमाता है। उसके एकाग्र चेहरे के साथ हरे हुड के नीचे से झांकते उसके नुकीले कान दिखाई देते हैं। वार का स्कोर 5312 आता है और उसी पल वो दिन का रिकॉर्ड टूट जाता है। एल्फ खुशी से जश्न मनाता है, उसकी अप्रत्याशित ताकत ने सबको चौंका दिया होता है। भीड़ में लोग चर्चा करने लगते हैं कि उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है, यहां तक कि एक विशालकाय योद्धा को भी पीछे छोड़ दिया। सब सोचने लगते हैं कि इतना शक्तिशाली नया आदमी आखिर आया कहां से। एक और एडवेंचरर उसे बधाई देने और टीम बनाने के इरादे से पास आता है, लेकिन एल्फ उसके इस बेझिझक प्रस्ताव से साफ झुंझला जाता है। उसी बीच नायक दखल देता है, मगर एल्फ गुस्से में चिल्लाता है कि उसे इस तरह छुआ ना जाए। हमारा नायक सिर खुजलाते हुए थोड़ी शर्मिंदगी से माफी मांगता है। तभी अचानक एक चूहे जैसी शक्ल का अधिकारी प्रकट होता है और मारिन को डांटता है कि उसने अब तक परीक्षा क्यों नहीं दी। कर्मचारी झुंझलाकर आह भरता है, लेकिन शूरवीर भरोसा दिलाता है कि वो ये परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। एल्फ हमारे नायक की ओर दोस्ताना मुस्कान और सौम्य भाव से देखता है। वो सलाह देता है कि परीक्षा देने से पहले थोड़ा ढीला हो जाए। युवक समझाता है कि अगर शूरवीर बहुत तनाव में होगा तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि हमवतन लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और ये कहकर नायक से विदा लेता है। मारिन उलझन में पड़ जाता है, सोचता है कि उसने वो अजीब सा शब्द क्यों कहा।
उसी बीच डालिया नाम की एक एल्फ रिसेप्शनिस्ट उस नए भर्ती का स्वागत करती है जिसने अभी परीक्षा पास की थी। सुनहरे बालों वाला वो युवक उसे हाथ हिलाकर आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है। वो उसे पहले स्थान के लिए बधाई देती है, मगर वो इसे मामूली बात कहकर टाल देता है। रिसेप्शनिस्ट फिर उस युवा एल्फ को आधिकारिक एडवेंचरर प्रमाण पत्र सौंपती है। ये देखकर वो चौंक जाता है कि दिन का सबसे ऊंचा स्कोर पाने के बावजूद उसकी रैंक सिर्फ डी है। वो समझाती है कि रैंक बढ़ाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि साबित किया हुआ अनुभव भी चाहिए, और वो कुछ ज्यादा ही उतावला लग रहा है। बिना समय गवाए एल्फ तुरंत एक मिशन मांगता है। रिसेप्शनिस्ट बोर्ड पर नजर डालती है और दो बिल्कुल सही विकल्प ढूंढ निकालती है, एक दमन मिशन और एक संग्रह मिशन। एल्फ को दिए गए विकल्प कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते और वो साफ तौर पर झुंझलाया हुआ दिखता है। फिर भी वो दोनों मिशन लेने का फैसला कर लेता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये काम अकेले नहीं किए जा सकते, इसके लिए एक समूह जरूरी है। वो समझाती है कि वो डंजन काफी समय से साफ नहीं हुआ है, इसलिए वहां राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए नियम है कि रैंक डी के सभी साहसी इस मिशन को पार्टी में ही पूरा करेंगे। अब मजबूर होकर डालिया चारों ओर चिड़चिड़ी नजर से देखता है, ये सोचते हुए कि साथी कहां से मिलेंगे। पास ही एक भारी भरकम आदमी जोर से बेहुदा हंसी हंसता है, जबकि एक और साहसी बिल्कुल ऊब चुका लगता है, मानो उसके पास करने को कुछ भी ना हो। डालिया सोचता है कि ऐसी जगह पर वो आखिर किसके साथ टीम बनाए। तभी अचानक कुछ बेहद भारी चीज तेजी से उड़ती हुई आती है और सीधे गिल्ड के काउंटर से जा टकराती है। जोरदार धमाके से पूरा हॉल गूंज उठता है। सुनहरे बालों वाला एल्फ इस अचानक हुए विस्फोट से सन्न रह जाता है। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उछलकर उसकी ओर आता है, जो बाल बाल उसे छूने से रह जाता है। रिसेप्शनिस्ट घबराकर चिल्लाती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है, कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ। डालिया कहता है कि वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ है ये समझ नहीं पा रहा। तभी सबकी नजर टूटे फूटे काउंटर के बीच फर्श पर पड़े ट्रेनिंग गोलम पर जाती है। एल्फ को यकीन ही नहीं होता कि 1 टन वजनी गोलम इस तरह उड़कर यहां आ सकता है। धूल के बैठते ही दीवार में बने एक विशाल छेद के बीच से नायक दिखाई देता है। वो गिरे हुए गोलम की ओर इशारा करता है और थोड़ा शर्मिंदा सा लगता है। शूरवीर गहरी झुककर बार बार माफी मांगता है कि उससे इतना नुकसान हो गया। रिसेप्शनिस्ट उसे आश्वस्त करती है कि कोई घायल नहीं हुआ, इसलिए सब ठीक है और उसने किसी तरह की धोखाधड़ी भी नहीं की। वहां मौजूद एक आदमी हैरानी से कहता है कि उसने इतने सालों में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। नायक नुकसान की भरपाई करने की पेशकश करता है और रिसेप्शनिस्ट हिसाब लगाना शुरू कर देती है। वो दीवार की मरम्मत, टूटा हुआ फर्नीचर, गोलम की कीमत और हुए व्यापार का नुकसान सब गिनाती है। फिर मुस्कुराते हुए वो बिल आगे बढ़ाती है, 2 सोने के सिक्के और 30 चांदी। मारिन अपनी थैली देखता है और पाता है कि वो पूरी तरह खाली है। वो भुगतान की आखिरी तारीख पूछता है तो वो कहती है कि वो अपनी सुविधा से चुका सकता है, लेकिन फिर हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ चेतावनी देती है कि अगर उसने ज्यादा देर की तो गिल्ड कानूनी कार्यवाही करेगी। अब एक आधिकारिक साहसी बनने के साथ साथ उसे ये भारी कर्ज चुकाने के लिए काम भी करना होगा। उसी समय एल्फ आगे बढ़ता है और टीम बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिससे नायक चौंक जाता है। आंख मारते हुए वो कहता है कि मुश्किल वक्त में अपने जैसे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शूरवीर उलझन में पड़ जाता है कि ये एल्फ अचानक उसके साथ क्यों काम करना चाहता है। अपनी जांच कौशल का इस्तेमाल करके वो देखता है कि डैली एक लेवल 36 का एल्फ तीरंदाज है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज समझाता है कि वे दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन मारिन अब भी उसकी इतनी सहज दयालुता से सतर्क रहता है। रिसेप्शनिस्ट टिप्पणी करती है कि उनकी क्लास का मेल इस मिशन के लिए बिल्कुल सही है। एक योद्धा और एक तीरंदाज। गिल्ड की कर्मचारी को लगता है कि ये जोड़ी काम के लिए आदर्श है। हालांकि नायक को इस जल्दबाजी में बनी टीम पर थोड़ा संदेह होता है, लेकिन एल्फ याद दिलाता है कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे का परिचय भी नहीं कराया है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। नायक को यह सब ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे जानना है कि उसे अपना कर्ज जितनी जल्दी हो सके चुकाना ही होगा। रिसेप्शनिस्ट की उम्मीद भरी मुस्कान देखकर उस पर दबाव महसूस होता है और वो समझ जाता है कि उसे ये प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। इसलिए मारिन उसका हाथ थाम लेता है और अपने नए साथी से अपना परिचय देता है। डालिया मुस्कुराता है और कहता है कि उनकी पहली साझा मिशन में उन्हें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। नायक वैसे तो पार्टियों से बचना चाहता था, लेकिन वो मान लेता है कि ये एल्फ काफी सक्षम लगता है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट घोषणा करती है कि टीम को गिल्ड में सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन तभी अचानक एल्फ अपना हाथ झटके से पीछे खींच लेता है, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। नायक पूछता है कि क्या हुआ, तो सुनहरे बालों वाला तीरंदाज घबराकर पूछता है, क्या वो सच में इंसान है? डालिया चौड़ी और डरी हुई आंखों के साथ वही सवाल दोहराता है। उसका चेहरा आतंक से भर जाता है। दृश्य फिर एक जंगल में बदल जाता है, जहां मारिन ध्यान से एक नक्शा देख रहा होता है। आखिरकार वे अपने मिशन की शुरुआत के लिए गारवेल डंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। डालिया बड़बड़ाता है कि उसका साथी बस डंगन के सामने खड़ा है। वो कहता है कि उसे इंसानों के साथ टीम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें एक भद्दी प्रजाति कहता है। नायक सोचता है कि एल्फ लंबे, सुंदर और बहुत लंबी उम्र जीते हैं। वो जानता है कि कभी उन्हें गुलाम भी बनाया गया था, इसी वजह से इंसानों के साथ उनका इतिहास काफी जटिल रहा है। लेकिन उसे याद आता है कि गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। डंगन से गहरी अंधेरी आभा निकल रही होती है, मगर शूरवीर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।
दोनों उस ढांचे के भीतर प्रवेश करते हैं, जो भीतर से डरावने किले जैसा लगता है। चारों ओर gargoyles की मूर्तियां लगी होती हैं। नायक कहता है कि डंगन के अंदर का माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। तभी उसकी नजर कुछ उड़ते हुए राक्षसों पर पड़ती है और वो सोचता है कि शायद यही उनके लक्ष्य हैं। वे ग्रेमलिन होते हैं जिनका लेवल 18 है और जो बड़े होकर gargoyle में बदल जाते हैं। दालिया इंसान से रास्ते से हटने को कहता है और सख्ती से आदेश देता है कि वो मिशन में जरा भी दखल न दे। नायक मुड़कर चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, जिससे एल्फ उलझन में पड़ जाता है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज चिल्लाता है कि उसे नजरअंदाज मत करो। नायक अपने व्यवहार का कारण बताता है। दालिया उसे बदतमीज कहता है तो मारिन शांत स्वर में जवाब देता है कि वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र का है। ये सुनकर एल्फ पूरी तरह सन्न रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। नायक सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ना आए और अपने अपने काम पर ध्यान दें। वो फिर आगे बढ़ता है, लेकिन तीरंदाज उसे पहले तैयारी करने को कहता है। शूरवीर समझाता है कि तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेमलिन कमजोर होते हैं। दाली चौंक जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस इंसान ने उसके आंकड़े देख लिए हैं और क्या वो सच में उससे ज्यादा ताकतवर है। गुस्से में वो उंगली उठाकर आरोप लगाता है कि नायक ने बिना अनुमति उसकी जानकारी झांकी है। तभी एक ग्रेमलिन तेजी से उड़ता हुआ पास से गुजरता है। उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा होता है और उसकी बड़ी सी जीभ बाहर लटक रही होती है। दालिया अब भी चिल्लाता रहता है कि बिना इजाजत जानकारी चुराना शिष्टाचार के खिलाफ है। वो शूरवीर को बेशर्म कहता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अचानक उनमें से एक राक्षस उस पर झपट्टा मारता है, अपने विशाल मुंह से हमला करता हुआ। मारिन उसे चेतावनी देता है कि आवाज नीची रखे, क्योंकि ये एक बुनियादी डंगन है। और फिर एक ही तेज और सटीक वार में नायक कई ग्रेमलिन्स को एक साथ ढेर कर देता है। एल्फ उस जीव के तरल पदार्थों से पूरी तरह लथपथ हो जाता है और अपने साथी की हरकतों से झुंझला उठता है। तभी शूरवीर स्वीकार करता है कि जब उन्होंने पहले हाथ मिलाया था, उसी समय उसने उसकी जानकारी देख ली थी। ये सुनकर सुनहरे बालों वाला तीरंदाज हैरान रह जाता है और इंसान की इस बेहिचक हरकत पर चौंक उठता है। तब हमारा नायक एक समझौते का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर डालिया उससे इतनी नफरत करता है तो बेहतर होगा कि वे बस मिशन पूरा करें और फिर अपने अपने रास्ते अलग कर ले। ये सुझाव एल्फ को और चढ़ा देता है। वो शूरवीर से कहता है कि लड़ाई में उसका रास्ता ना रोके और अपना काम करे, क्योंकि गारगॉयलों को वो अकेले ही संभाल लेगा। दूर से एक गारगॉयल इस जोड़ी को देख रहा होता है और नायक एल्फ से कहता है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। पल भर में ही मारिन कई ग्रेमलिनों को ढेर कर देता है और उनकी आंखें इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही सेकंडों में वो 49 को मार चुका होता है और उसका काम लगभग पूरा हो जाता है। शूरवीर सोचता है कि 50 आंखें उसके हिस्से का मिशन पूरा करने के लिए काफी होंगी। तभी उसकी नजर डालिया पर पड़ती है, जो लेवल 21 के एक गारगॉयल का सामना कर रहा होता है। गारगॉयल ग्रेमलिन का विकसित रूप होता है और उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा सख्त होता है। एल्फ थका हुआ और हांफता हुआ दिखता है, फिर भी वो राक्षस से लड़ने के लिए तैयार होता है। धनुष हाथ में लेकर वो उस दैत्य पर झपट पड़ता है। नायक डालिया की लड़ाई को देखते हुए सोचता है कि वो शायद मरेगा नहीं। ये सोचकर वो तय करता है कि जब उसका साथी अकेले लड़ रहा है तब वो अपना भोजन तैयार करेगा। वो सोचता है कि ग्रेमलिन के मांस को कैसे पकाया जाए, लेकिन जल्द ही उसे एक उपाय सूझ जाता है। वो राक्षस मेंढक जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे भी उसी तरह पकाने का निश्चय करता है। वो केवल वही हिस्से लेता है जो खाने लायक लगते हैं। हालांकि उसे महसूस होता है कि मांस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे सीख कबाब बनाने का फैसला करता है। स्वाद में कुछ विविधता लाने के लिए वो उस जीव की आंतें भी भूनने का निश्चय करता है। फिर ग्रेमलिन के ये सीख एक अस्थायी आग पर सेंकने के लिए रख दिए जाते हैं और इस तरह हमारे नायक का खास व्यंजन आखिरकार खाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि पहली कोशिश के हिसाब से यह दिखने में इतना बुरा नहीं है और स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाता है। शूरवीर ताज़ा पके ग्रेमलिन के सीख का एक बड़ा कौर लेता है। वो पूरे उत्साह से खाने लगता है और साफ दिखता है कि उसे राक्षस का मांस पसंद आ रहा है। मुस्कुराते हुए वो घोषणा करता है कि ये खाना बेहद स्वादिष्ट है और सच में राक्षस भी खाने लायक होते हैं। स्वाद चिकन से ज्यादा बतख जैसा है, जिसमें हल्की सी तीखापन है। नायक सोचता है कि अगर इसके साथ कोई चटनी होती तो ये और भी बढ़िया लगता। वो अंधेरे डंगियौन के बीच शांति से अपना सीख खाते रहता है। अचानक एक चेतावनी संदेश आता है कि उसे जहर दिया गया है और शूरवीर जमीन पर ढह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो महसूस करता है कि वो अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा। तब उसे एहसास होता है कि जो तीखा स्वाद उसे अच्छा लगा था वही असल में जहर था। वो घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई प्रतिविष नहीं होता। निराशा में वो प्रतिविष के लिए चिल्लाता है। तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधती है। उसे समझ आता है कि ग्रेमलिन के अपने शरीर में ही जहर को बेअसर करने वाला प्राकृतिक तत्व होना चाहिए। ये सोचकर शूरवीर एक राक्षस का जिगर निकाल लेता है और इलाज के लिए उसे खाने का फैसला करता है। ये एक जोखिम भरा दांव होता है, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद में वो उस कच्चे अंग को खा लेता है।
कुछ ही पल बाद एक संदेश आता है जो पुष्टि करता है कि उसके शरीर में मौजूद जहर सफलतापूर्वक निष्क्रिय हो चुका है। राहत महसूस करते हुए नायक अपने बच जाने का जश्न मनाता है। वो गहरी सांस लेता है और खुद को पहले से कहीं बेहतर महसूस करता है। सिर खुजलाते हुए वो सोचता है कि लगभग तो वो अपनी ही भूख की वजह से मारा गया था। अब उसे समझ आता है कि लोग राक्षसों को क्यों नहीं खाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे घिनौने होते हैं, बल्कि और भी वजहें हैं। अचानक डॉली वहां आ जाता है और अपने सामने का अजीब दृश्य देखकर चौंक जाता है। वो घबरा कर चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर शूरवीर कर क्या रहा है। उसके चेहरे पर साफ दहशत छाई होती है। एल्फ उसे जमीन पर बैठा हुआ पाता है, जिसके चारों ओर राक्षसों के टुकड़े और खाना पकाने के बर्तन बिखरे पड़े हैं। वो इंसानों को बर्बर कहता है और जोड़ता है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हालात इतने बुरे हो सकते हैं। नायक बीच में ही उसे रोक देता है और कहता है कि उसे पता है एल्फ शाकाहारी होते हैं। वो ये भी जोड़ता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मांस खाने वालों का अपमान करने का हक मिल जाता है। लेकिन एल्फ अपना आपा खो बैठता है। डॉली चिल्लाता है कि वो एक डरावना सपना देख रहा है और तुरंत घर जाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि जब मारिन अपना हिस्सा पूरा कर चुका है तो वो अब भी यहाँ क्यों है। शूरवीर समझाता है कि चूंकि उन्होंने ये मिशन जोड़ी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है। वो ये भी याद दिलाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मुसीबत में पड़ सकती है। ये सुनकर एल्फ निरुत्तर और घबराया हुआ रह जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद हमारा नायक प्रस्ताव देता है कि वो गार्गोयल का शिकार करने में मदद करेगा, ताकि वे जल्दी काम खत्म कर सकें। एल्फ जोर देकर कहता है कि उसे किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन शूरवीर उसकी बात अनसुनी कर देता है। डालिया मारिन के हाथ में रखी कढ़ाई देखकर उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि वो आखिर करने क्या वाला है। नायक बताता है कि वो पहले एक शील्ड बेयर हुआ करता था और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी टॉन्ट क्षमता का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास के सभी राक्षसों का ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है। ग्रेमलिन झुंड के झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखें गुस्से और उन्माद से चमक रही होती हैं। यहां तक कि दूर के गार्गोयल भी शूरवीर की चुनौती से आकर्षित हो जाते हैं। डॉली हक्का बक्का रह जाता है, सोचते हुए कि एक कढ़ाई का शील बेयर से क्या लेना देना हो सकता है। इतने सारे राक्षसों को अपनी ओर आते देखकर वो घबरा जाता है। टॉन्ट शील बेयर्स की सबसे प्रसिद्ध क्षमता होती है, जिसका इस्तेमाल साथियों की रक्षा के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह कौशल दुश्मनों को पास खींचने के लिए होता है, ताकि दल बचाव कर सके। एल्फ नायक को पागल कहता है कि उसने डंजन के हर जीव को अपनी ओर क्यों खींच लिया। नायक समझाता है कि ये क्षमता उड़ने वाले राक्षसों को आकर्षित करने में भी कारगर होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये कौशल पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। वो कढ़ाई को एक तरफ फेंक देता है, ये सोचकर कि अभी ये उसकी समस्या नहीं है, और खुद को संभाल लेता है। तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स की अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ताकत और फुर्ती को बढ़ा लेता है। नायक एक मुद्रा में खड़ा हो जाता है, सामने आ रही राक्षसों की भीड़ का सामना करने के लिए। डालिया गंदगी की शिकायत करता है और सहारा देने के लिए दूरी बनाए रखने का फैसला करता है, लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर वो अवाक रह जाता है। एक पल में ही मारिन अविश्वसनीय रफ्तार से हर एक राक्षस को ढेर कर देता है। एल्फ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बुदबुदाता है कि ये किसी मजाक से कम नहीं हो सकता। वो सोचता है कि जहां उसे 5 गार्गोयल मारने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, वहीं मारिन ने पलक झपकते ही सबका सफाया कर दिया। नायक के चारों ओर एक नीली आभा फैल जाती है और डालिया सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये आदमी है कौन। जब वे डंजन से बाहर निकलते हैं तो एल्फ शूरवीर से एक पल रुकने को कहता है, ताकि वे आपस में बात कर सकें। वे पूछता है कि क्या मारिन को कोई आपत्ति नहीं है इनाम बांटने में, जबकि सारा काम तो उसने ही किया था। नायक मुस्कुराते हुए कहता है कि इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं, और उसे याद दिलाता है कि वे खुद ही तो जल्दी काम खत्म करना चाहता था। ये सुनकर डालिया उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, हालांकि उसके चेहरे पर अब भी झिझक और शर्म झलकती है। वे नजरें चुराते हुए मुड़ जाता है, यकीन नहीं कर पा रहा कि उसका साथी इतना उदार हो सकता है। अचानक एल्फ को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे शूरवीर को रुकने और ध्यान से सुनने का इशारा करता है। हमारा नायक हैरान होकर मानता है कि उसे पता ही नहीं था कि एल्फ के कान इस तरह हिल भी सकते हैं। डॉली उसके इस कमेंट से चौंक जाता है और गुस्से में घूमकर नायक को डांटता है, लेकिन शूरवीर उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है, जिससे एल्फ और ज्यादा झल्ला उठता है। चट्टान के ऊपर से डालिया नीचे देखता है और एक ठेला दिखाई देता है जिसमें 2 आदमी और एक और एल्फ होता है। उनमें से एक आदमी चालक पर चिल्ला रहा होता है कि उसने रास्ते में हिरन से बचने की कोशिश क्यों की, जिसकी वजह से यात्रा में देरी हुई। फिर वह गुस्से में एल्फ को चेहरे पर मुक्का मारता है और उसे निकम्मा सुस्त गुलाम कहकर गालियां देता है। वह छोटा एल्फ डर के मारे सिकुड़ जाता है, बार बार माफी मांगता है और विनती करता है कि वह उसे और ना मारे। ये देखकर डालिया का गुस्सा भड़क उठता है। वह कहता है कि यही वजह है कि उसे इंसानों से नफरत है। वे आज़ादी और बराबरी की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दूसरी नस्लों का सौदा करते हैं। धनुष तानते हुए एल्फ कहता है कि मारिन भी अपना हथियार निकाल ले ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके, लेकिन शूरवीर शांत स्वर में पूछता है, मैं ऐसा क्यों करूं, जिससे डालिया स्तब्ध रह जाता है। मारिन समझाता है कि सिर्फ देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह एल्फ वाकई अवैध रूप से गुलाम है या नहीं।
डालिया कहता है कि उसने उन्हें ब्लैक मार्केट का जिक्र करते सुना था, लेकिन शूरवीर सुझाव देता है कि उन्हें बस रिपोर्ट कर देना चाहिए। निराश होकर एल्फ कहता है कि उसने सोचा था ये इंसान बाकियों से अलग होगा, लेकिन ये भी उन्हीं जैसा निकला। फिर वह खुद ही मामला सुलझाने का फैसला करता है और धनुष उठाकर हमला करने की तैयारी करता है। उसी वक्त नायक को तस्करों की गाड़ी से एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वह समझ जाता है कि ये बदबू उसी गाड़ी से आ रही है जिसमें गुलाम बनाए गए एल्फों को ले जाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर एक एल्फ माँ अपनी डरी हुई बच्ची को गले लगाकर उसे ढांढस बंधा रही होती है। उस बच्ची को देखकर शूरवीर के मन में बदलाव आता है। डालिया सोचता है कि क्या वो ये सब अकेले कर पाएगा, लेकिन जल्द ही अपने भीतर हिम्मत जुटाता है। वह खुद से कहता है कि उसने ऐसे ही क्षणों के लिए प्रशिक्षण लिया था ताकि वह अपने पीड़ित लोगों के लिए लड़ सके। वे गाड़ी की ओर एक तीर छोड़ता है ताकि तस्करों को रोका जा सके। तीर गाड़ी के पास फटता है और धूल और धुएं का गुबार उठा देता है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज अपने हमले के नतीजे से हैरान रह जाता है। धमाके से दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़ते हैं और समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। धूल के बीच में आपस में पूछते हैं कि ये क्या था और अब क्या करें। तभी हवा में एक तलवार उड़ती है और जाकर गाड़ी के पहिए में धंस जाती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। डॉली चकित रह जाता है और सोचता है कि ये क्या था और मारिन ने अचानक मदद करने का फैसला क्यों किया। तभी नायक को याद आता है वह दृश्य जब वह शिशु था और एक नन ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। वह धीरे से कहता है, मुझे बड़ों के झगड़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन वह बच्ची निर्दोष है। तभी तस्करों में से एक ऊपर देखता है, उड़ती हुई तलवार से हक्का बक्का रहकर अपने साथी से कहता है, ऊपर देखो, वो क्या है। चट्टान के किनारे से दोनों साहसी योद्धा नीचे खड़े आदमियों को देखते हैं, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। घबराकर तस्करों में से एक चिल्लाकर पूछता है कि वे कौन हैं और अचानक कहां से आ गए। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वे उनकी संपत्ति पर हमला करके बच नहीं पाएंगे। क्रोध से भरा डालिया घोषणा करता है कि वो अपने ही लोगों को बचाने आया है जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है। लेकिन तस्कर हंसकर बात टाल देता है और दावा करता है कि वे लाइसेंस प्राप्त व्यापारी हैं और एल्फ कानूनी रूप से उनकी संपत्ति हैं। ये सुनकर एल्फ और भी सन्न रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वे मार्क्विस बैशल के घराने के लिए काम करते हैं। वो आदमी गाड़ी पर बने निशान की ओर इशारा करता है और नुकसान के लिए माफी मांगने की मांग करता है। वो एल्फों को मूर्ख कहता है और कहता है कि वे सिर्फ मुसीबत ही पैदा करते हैं। इस अपमान से डालिया की आंखें गुस्से से फैल जाती हैं, लेकिन नायक शांत स्वर में ध्यान दिलाता है कि गाड़ी पर बना कुलचिन्ह असली बैशल परिवार का निशान नहीं है। एल्फ तीर चलाने को तैयार हो जाता है, लेकिन शूरवीर उसका ध्यान एक खास बात की ओर दिलाता है। तस्कर जिद करता है कि उस पर भेड़िए का निशान मौजूद है, लेकिन हमारा नायक उसे सुधारता है। वो बताता है कि निशान पर बने भेड़िए की दोनों आंखें सही सलामत दिखाई दे रही हैं, जबकि बैशल परिवार के पूर्वज की केवल एक ही आंख थी और यही बात असली कुलचिन्ह में दर्शाई जाती है। इस तरह वो साबित कर देता है कि ये निशान नकली है, क्योंकि उस पर दिखाया गया भेड़िया दोनों आंखों वाला है। रहस्यमयी शूरवीर के इस खुलासे से तस्कर अवाक रह जाते हैं। नायक आगे जोड़ता है कि किसी कुलीन व्यक्ति का रूप धारण करने की सजा सबसे कठोर दंड होती है। घिर जाने पर मुख्य तस्कर अपने आदमियों को दोनों साहसियों पर हमला करने का आदेश देता है। हमारा नायक सोचता है कि पहले भाड़े के सैनिक आपसी पेशेवर सम्मान के चलते एक दूसरे से लड़ने से बचते थे। वो एक वार से बचते हुए कहता है कि लगता है समय वाकई बदल गया है। छाती पर एक जोरदार मुक्का मारकर शूरवीर उस भाड़े के सैनिक को आसानी से ढेर कर देता है। आदमी के मुंह से कुछ उछलकर बाहर गिरता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वार की ताकत साफ दिखती है। वो पीछे की ओर उड़ता हुआ पास के एक पेड़ से जोर से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पेड़ का तना बीच से टूट जाता है। वो भाड़े का सैनिक जमीन पर गिरकर दर्द से करहाता है और उठने में असमर्थ रहता है। एक तस्कर ये देखकर दंग रह जाता है कि इतना विशाल आदमी एक ही वार में पराजित हो गया। गिरोह का नेता गालियां बकता हुआ खड़ा होता है और साहसियों को कोसता है। जैसे ही दोनों अगली लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, वो आदमी डर के मारे हथियार डाल देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। बाद में एक सराय में बचाए गए एल्फ परिवार अपने उद्धारकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। एल्फ माँ कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि वे उनकी जान बचाने के लिए उनका कभी धन्यवाद कैसे चुकाएंगी। डालिया जवाब देता है कि वो अपने लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था और उसने बस वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। फिर वो शूरवीर के पास जाकर पूछता है कि क्या पहरेदारों के साथ सब कुछ सुलझ गया है। एल्फ बताता है कि तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी इस मामले में फंस गए हैं। उसी समय छोटी एल्फ लड़की नायक का ध्यान खींचने के लिए उसकी केप पकड़ लेती है। जैसे ही हमारा नायक मुड़ता है, उसकी माँ पूछती है कि क्या यही वो चाचा हैं जिन्होंने उन्हें बचाया था। छोटी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है वो रात बहुत ठंडी थी और बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद परिवार विदा लेता है और वो बच्ची हेलमेट पहने चाचा और उसके दोस्त की ओर हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। परिवार के जाते समय नायक उन्हें चुपचाप देखता रहता है, सुरक्षित और खुश। डालिया उसकी ओर मुड़ता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ये बात किसी इंसान से कहेगा। बेहद शर्मिंदा दिखते हुए वो अपने साथी एल्फों की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है।
उसे मानना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यही है कि एक इंसान की वजह से ही वो अपने लोगों को बचा सका। लेकिन तभी एल्फ का रवैया पूरी तरह बदल जाता है और वो नायक से पैसे मांगता है। शूरवीर साफ करता है कि अगर डालिया सच में आभारी है तो वो धन्यवाद शब्दों में नहीं, नकद में लेना पसंद करेगा। वो कहता है कि पैसे शब्दों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, जिससे एल्फ पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। गुस्से में सुनहरे बालों वाला तीरंदाज शिकायत करता है कि वो तो बस एक इंसान द्वारा बचाए जाने पर आभार जता रहा था। फिर वो सिक्कों की एक थैली मारिन की ओर फेंकता है और उसे उसकी नजरों से दूर हो जाने को कहता है। डालिया उसे लालची सुअर कहता है और घोषणा करता है कि वो दोबारा कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन नायक अपने मिशन से मिले सामान जमा करने के लिए गिल्ड लौटता है। वो ग्रेमैन की आंखों और दूसरे इकट्ठा किए गए सामान से भरी थैलियां सौंपता है। रिसेप्शनिस्ट उसे उसका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देती है। वो इतनी कठिन जिम्मेदारी को इतनी कुशलता से निभाने के लिए शूरवीर की तारीफ करती है। फिर वो उसे मिशन का भुगतान देती है, लेकिन रकम काफी कम लगती है। हमारा नायक इनाम को छोटा पाता है, लेकिन वो कटौती की वजह समझाती है। गिल्ड के नियमों के अनुसार उसका बकाया कर्ज उसके इनाम से काट लिया गया है। ये सुनकर शूरवीर हैरान रह जाता है, लेकिन वो कसम खाता है कि जल्द से जल्द सारा कर्ज चुका देगा। इसके बाद वो अपने भारी कर्ज को कम करने के लिए एक और मिशन लेने का फैसला करता है। वो नए काम की तलाश में नोटिस बोर्ड की ओर बढ़ता है। नायक सोचता है कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन उसे कुछ अलग खाने की भी तलब हो रही है। एक मिशन एसटीओ के डंगन में है, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर प्रकार के राक्षस हैं। दूसरा विकल्प एक ऑर्क शिविर है और वो पहले कभी वहां नहीं गया। वो सोचने लगता है कि ऑर्क का मांस कैसा होता होगा और क्या वो सुअर के मांस जैसा स्वाद देता होगा। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और उस लड़की को पहचानता है जिससे उसकी मुलाकात गाड़ी में हुई थी। वो मजाक में कहती है कि उसे तो लगा था वो मर चुका है, जिससे शूरवीर शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे फिर से देखकर ज्यादा उत्साह हो गया था, और अपने दल से उसका परिचय कराने का फैसला करती है। ओल्गा दल की नेता है और वो दल का जादूगर है जो मिकी के साथ रहता है। वो मारिन का परिचय एक मजबूत लेकिन कम खाने वाले भाड़े के सैनिक के रूप में कराती है, जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। लड़की गर्व से बताती है कि वो तीनों काफी समय से एक साथ टीम में हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हैं। हमारा नायक सोचता है कि दो तीरंदाज और एक जादूगर की टीम थोड़ी असंतुलित है। वो समझाती है कि वे एक हफ्ते से टैंक की तलाश कर रहे हैं और उसके बिना डंगन में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर वो हाथ आगे बढ़ाती है और नायक के सामने एक प्रस्ताव रखती है। मिकी उसे उनकी टीम में उस टैंक के रूप में शामिल होने का न्योता देती है जिसकी उन्हें बेहद जरूरत है। लड़की के इस अचानक प्रस्ताव से नायक हैरान और निशब्द रह जाता है। इसके बाद दृश्य एक जंगल में बदल जाता है, जहां नई टीम ऑर्क्स का शिकार कर रही होती है। तभी एक विशाल हरा राक्षस मिकी पर हमला कर देता है, लेकिन वो ऐन वक्त पर उस वार से बच निकलती है। दैत्य दोबारा हमला करने के लिए पीछे हटता है, मगर नायक अपनी ढाल से उसका वार रोक लेता है। टक्कर लगते ही ऑर्क दर्द से दहाड़ उठता है और तभी जादूगरनी एक विस्फोट मंत्र छोड़ती है। जादू सीधे राक्षस के चेहरे पर फटता है, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचता है। ऑर्क का हाथ जमीन पर गिर पड़ता है, जो इस बात का संकेत होता है कि टीम ने अपने दुश्मन को पराजित कर दिया है। मिकी उनकी बेहतरीन तालमेल की खुशी मनाती है और कहती है कि उन्होंने आज पहले ही 2 राक्षसों को हरा दिया है। वो बताती है कि मारिन के जुड़ने के बाद से शिकार करना बहुत आसान हो गया है। अचानक दल को एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ओल्गा सोचती है कि कहीं भूकंप तो नहीं आया, लेकिन तभी गुस्से से भरे ऑर्क्स का एक झुंड उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इतने सारे राक्षसों को देखकर मिकी दहशत में आ जाती है और अनुमान लगाती है कि शायद उन्होंने अपने साथियों की चीखें सुन ली हैं। सोचने का समय न होने पर ओल्गा सबको जान बचाकर भागने का आदेश देती है, लेकिन हेकाटे ठोकर खाकर गिर पड़ती है और पीछे छूट जाती है। बाकी सब भाग रहे होते हैं, तभी एक विशाल ऑर्क गिरी हुई जादूगरनी के पास पहुंच जाता है और हमला करने के लिए अपनी गदा ऊपर उठा लेता है। लड़की डर के मारे जड़ हो जाती है, न हिल पाती है, न आने वाले वार पर प्रतिक्रिया दे पाती है। उसकी आंखों में दहशत भर जाती है जब वो राक्षस की गदा को अपनी ओर झूलते हुए देखती है, लेकिन तभी उसकी नजर के सामने लाल रंग छा जाता है और जादूगरनी समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। नायक वहां प्रकट हो चुका होता है और उसने पल भर में ही सभी ऑर्क्स को पराजित कर दिया होता है उसे बचाने के लिए। बाकी साथी दौड़कर वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। जादूगरनी राहत की सांस लेते हुए सिर हिला देती है। ओल्गा शूरवीर की ताकत देखकर स्तब्ध रह जाती है और सोचने लगती है कि वो असल में कितना शक्तिशाली है। अंतिम बचा हुआ ऑर्क उठकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ही तीरों से छलनी हो जाता है। 10 राक्षसों को ढेर करने के बाद दल की नेता थोड़े आराम का फैसला करती है। वे मारिन की अद्भुत शक्ति और ऑर्क से हेकाटे को बचाने की बात करते हैं। तभी जादूगरनी को एहसास होता है कि उसने अभी तक उसे धन्यवाद नहीं दिया है। वो शूरवीर को ढूंढने के लिए चारों ओर देखती है,
वो अपनी जानवर जैसी नाक से हवा सूंघती है और एक जानी पहचानी खुशबू पकड़ लेती है। हेकाटे कहती है कि ये भुने हुए मांस जैसी महक है जो डंजन के बीचों बीच अजीब लगती है। वे देखते हैं कि नायक अकेले एक अलाव के पास बैठा है और आग पर कुछ भून रहा है। मिकी मजाक करती है कि वही इस महक की वजह है और उसे पहले बता देना चाहिए था। लेकिन जब वे देखते हैं कि शूरवीर ऑर्क का मांस पका रहा है तो सब सन्न रह जाते हैं। मिकी चिल्लाकर पूछती है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो मिशन का हिस्सा नहीं था। नायक ने चखने के लिए एक स्वादिष्ट ग्रिल किया हुआ ऑर्क का जांग तैयार किया था। उसे उम्मीद थी कि इसका स्वाद सुअर के मांस जैसा होगा, लेकिन इसकी खुशबू सुअर के मांस के मिश्रण जैसी हग रही थी। इतना कहकर शूरवीर मांस का एक बड़ा कौर लेता है ताकि उसका स्वाद जान सके। वो हैरान रह जाता है कि मांस का स्वाद वाकई बेहद लजीज है। हर कौर के साथ रस उसके मुंह में फैल जाता है और स्वाद बिल्कुल सही तरह से पका हुआ लगता है। उसके साथी घृणा से देखते रहते हैं जबकि वो पूरे चाव से राक्षस का मांस खा रहा होता है। वो सोचता है कि अगली बार इसमें नमक और काली मिर्च डालकर इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। कांटे से ऑर्क की स्टेक को देखते हुए नायक सोचता है कि ये खराब कैसे हो सकता है। उसे सादा मसाला और काली मिर्च की खुशबू बेहद पसंद आती है, जो इसके स्वाद के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ओल्गा और मिकी ये देखकर यकीन ही नहीं कर पाती कि वो सचमुच इस खाने का आनंद ले रहा है। मिकी डरते डरते बाकी साथियों को इशारा करती है कि वे शूरवीर से थोड़ा दूर रहें, मानो वो उससे घबरा गई हो। नायक मन ही मन सोचता है कि शायद अब टीम का साथ टूट जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी विचार करता है कि वो ऑर्क के मांस और दूसरी रेसिपियों का इस्तेमाल कर सकता है। तभी अचानक ओल्गा उसे पुकारती है और बात करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो कहती है कि उसने ऐसे स्थानों के बारे में सुना है जहां लोग मजबूरी में राक्षसों को खाते हैं। मिकी उसे भरोसा दिलाती है कि सिर्फ इसलिए कि उसका स्वाद थोड़ा अजीब है वे उसे टीम से नहीं निकालेंगे। उस रात दल शिविर लगाता है और ओल्गा सबको सोने के लिए कहती है। अगले दिन अचानक एक विशाल फूला हुआ ऑर्क टीम के सामने प्रकट हो जाता है, लेकिन नायक आगे खड़ा होने के कारण दल बिना डरे लड़ाई की तैयारी कर लेता है। विशाल ऑर्क अपनी लकड़ी की गदा लेकर सबको कुचलने के इरादे से दौड़ता है, मगर हमारा नायक बिना किसी कठिनाई के अपनी ढाल से उसका हमला रोक लेता है। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटकता है, तीरंदाज घातक सटीकता के साथ तीर चलाते हैं। कुछ देर बाद जादूगरनी नायक को घृणा भरी नजर से देखते हुए खाना बनाते हुए देखती है। तभी अचानक जमीन धंस जाती है और पूरा दल एक अनजाने गड्ढे में गिर पड़ता है। अलाव के पास ओल्गा पूछती है कि मारिन अकेले क्यों सोता है। वो जवाब देता है, बस ऐसे ही आसान रहता है। मिकी गहरी सोच में डूबी दिखती है और सुनहरे बालों वाला लड़का रात की पहली पहरेदारी लेने की पेशकश करता है। जादूगरनी उसे धन्यवाद देती है और शुभ रात्रि कहती है। जैसे जैसे रात शांत होती है, नायक अलाव की हल्की चटक पटक से सुकून महसूस करने लगता है। नींद में वो अपने बहुत पुराने अतीत की यादों का सपना देखने लगता है। सपने में वो अपनी पुरानी टीम को एक ऐसे पादरी पर हंसते हुए देखता है जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद था। कोई किसी से पूछता है कि जब आग पहले से जल रही थी तो वो लकड़ियां इकट्ठा करने क्यों गया। तभी नायक को अपने एक पुराने दोस्त की कोमल मुस्कान याद आती है। अचानक कोई उसका पूरा नाम पुकारता है और वो झटके से नींद से जाग उठता है। वो घबराकर उठ बैठता है और देखता है कि पूरी टीम उसके ऊपर खड़ी है, गंभीर चेहरों के साथ। शूरवीर पूछता है कि जब उसकी पहरेदारी की बारी नहीं थी तो सब जाग क्यों रहे हैं। तभी एटे चमकता हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ाती है और उसे हिलने डुलने से मना करती है। जादूगरनी चेतावनी देती है कि उसका जादू तैयार है और बेहतर होगा कि वो हमारे सवालों के जवाब दे। जब वो सो रहा था तब दल ने उसकी जानकारी जानने के लिए एक अप्रेजल स्टोन का इस्तेमाल किया था। मिकी हैरानी से उसकी ओर इशारा करती है और पूछती है कि उन्होंने अभी अभी आखिर क्या देख लिया। स्क्रीन पर दिखता है कि मारिन का स्तर और आंकड़े अज्ञात हैं और उसके पास किन स्लेयर की उपाधि है। ये सब देखकर नायक चुप रहता है। उसके पास इस खुलासे के बारे में कहने को कुछ नहीं होता। किन स्लेयर की उपाधि उन्हें दी जाती है जिन्होंने अपनी ही जाति के 100 से ज्यादा लोगों को मार गिराया हो। ये उपाधि उसी प्रजाति के खिलाफ हमले की शक्ति को 5% तक बढ़ा देती है। मिकी दहशत में पूछती है कि क्या उसने सचमुच 100 से ज्यादा लोगों को मारा है। ओल्गा कहती है कि शायद उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। हिकाते उससे जोर देकर मांग करती है कि वो इस उपाधि की व्याख्या करे और बताए कि क्या ये कोई गलतफहमी है, लेकिन नायक चुप ही रहता है, अपनी टीम को कोई जवाब देने में असमर्थ। उसके साथी उस पर दबाव डालते हैं, पूछते हैं कि वो कुछ क्यों नहीं कह रहा और क्या उसने किसी बुरी नीयत से उनके साथ जुड़ाव किया था। शूरवीर मुड़कर दूसरी ओर देखता है और बिना कोई सफाई दिए बस माफी मांग लेता है। ये सुनकर ओल्गा कहती है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो या उसकी खाने की आदतें जैसी भी हों। दल की नेता साफ शब्दों में कहती है कि ऐसे अतीत वाले व्यक्ति पर अब वो भरोसा नहीं कर सकती। इसी वजह से वो फैसला करती है कि नायक को तुरंत समूह छोड़ देना होगा। शूरवीर उनकी स्थिति समझता है और बिना कोई और परेशानी खड़ी किए उठ खड़ा होता है। वो अपना सामान समेटता है और टीम को पीछे छोड़ते हुए वहां से जाने की तैयारी करता है।
दृश्य अचानक 100 साल पीछे चला जाता है, दक्षिण के टर्सन वन में। वहां हम एक लाल आंखों वाले गॉब्लिन को देखते हैं, जिसका चेहरा शुद्ध क्रोध और नफरत से विकृत है। लाल बालों वाला कम उम्र का मारिन एक साथ 2 राक्षसों से लड़ रहा है। उसकी पुरानी पार्टी की एक तीरंदाज खुशी से चिल्लाती है जब गॉब्लिन उनके जाल में फंस जाते हैं। वो सटीक निशाना लगाते हुए अपने तीर छोड़ती है और एक ही बार में दोनों राक्षसों को गिरा देती है। लड़ाई के बाद गॉब्लिनों के शव जंगल की जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं। समूह की नेता मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या सब ठीक है और कोई घायल तो नहीं हुआ। वो एक साथ 2 को गिराने के लिए तीरंदाज की तारीफ करती है और वो महिला विनम्रता से प्रशंसा स्वीकार करती है। एक साथी कहता है कि अब 18 बचे हैं, लेकिन मारिन उसे ताना मारता है कि वो बस बातें करता है, लड़ता नहीं। नेता उनकी नोकझोंक को नजरअंदाज करती है और पूछती है कि क्या उसने प्रमाण हत्या टोकन व्यवस्थित कर लिए हैं। फिर वो शार्लेट को बुलाती है और नायक कहता है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जंगल से गुजरते हुए समूह रिसेप्शनिस्ट और गॉब्लिनों की कमी की शिकायत करता है। वे अंदाजा लगाते हैं कि राक्षस या तो छिप गए हैं या जंगल के और भीतर चले गए हैं। नायक का दोस्त मजाक करता है, लेकिन मारिन अचानक छिटक जाता है। उसे कुछ गलत महसूस होता है। वो अपने साथी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अचानक उसकी पूरी टीम उसकी ओर मुड़ जाती है। उनकी आंखें सूनी लाल रोशनी से चमक रही होती हैं। भयभीत होकर युवक खुद को उन आंखों से घिरा पाता है जो उससे पूछ रही हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर एक आवाज सवाल करती है कि हमले में वही अकेला कैसे बचा? इसी पल नायक एक डरावनी चीख के साथ बुरे सपने से जाग जाता है। बिस्तर पर उठकर बैठा शूरवीर हाँफ रहा होता है, उस भयानक याद से पूरी तरह हिल चुका। वो उठकर उस सराय की खिड़की से बाहर देखता है जहां उसने रात अकेले बिताई थी। दूसरी मंजिल से वो नीचे मुख्य हॉल की चहल पहल देखता है। सीढ़ियां उतरते हुए उसे महसूस होता है कि सराय में मौजूद हर कोई उसे घूर रहा है। लोग आपस में फुसफुसाते हैं, सोचते हैं कि क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। कोई कहता है कि ये वही कातिल है जो नए लोगों को निशाना बनाता है और गिल्ड में उसे देखकर चौंक जाता है। नायक समझ जाता है कि अफवाहें फैल चुकी हैं और लोग हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। वो उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला करता है और काउंटर की ओर बढ़ता है, जहां रिसेप्शनिस्ट के पास उसके लिए कुछ होता है। महिला उसे बधाई देती है और घोषणा करती है कि आज से उसे रैंक सी में पदोन्नत किया गया है। हार्पी की एक क्वेस्ट देखकर वो तले हुए चिकन की कल्पना करता है और सोचता है कि उसे आजमाना अच्छा रहेगा। तभी अचानक कोई आवाज उसे लालची सुअर कहकर पुकारती है। नायक हैरानी से पलटकर पीछे देखता है। वो डालिया ही था, वही एल्फ जिससे वो पहले मिल चुका था, जो व्यंग्य भरे लहजे में उसका अभिवादन करता है। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज अफवाहों पर तंज कसता है, लेकिन हमारा नायक उसे अनदेखा करते हुए हार्पी वाली क्वेस्ट उठा लेता है। झुंझलाकर डालिया उस पर चिल्लाता है और तभी शूरवीर को लाल रंग की कानों की एक जोड़ी दिखाई देती है। एक बीस्ट गर्ल पूछती है कि क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में डालिया बात कर रहा था। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सीधे नायक के करीब आ जाती है। तब एल्फ उसे उस नई पार्टी के नेता के रूप में परिचय कराता है जिसमें वो अभी अभी शामिल हुआ है। वो महिला अपना नाम बताती है और कहती है कि उसने उसके बारे में सुना है, लेकिन डालिया तुरंत उसे बीच में ही रोक देता है। नायक उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि उसके पहनावे से वो किसी मार्शल आर्टिस्ट जैसी लगती है। अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके वो जानता है कि उसका लेवल 59 है और उसकी क्लास प्रीस्ट है। ये देखकर शूरवीर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में प्रीस्ट है। एमोडार गर्व से उसकी क्लास की पुष्टि करता है, लेकिन नायक अब भी समझ नहीं पाता। उसके हिसाब से प्रीस्ट तो सपोर्ट यूनिट होते हैं और वो किसी भी तरह से पवित्र व्यक्ति जैसी नहीं लगती। डालिया समझाता है कि वो एक नॉन ह्यूमन पार्टी की तलाश में था और उसे एक भर्ती नोटिस मिला। वो महिला कहती है कि गिल्ड में फैली अफवाहें सुनकर ही उसने एल्फ को ये सुझाव दिया था। एमोडार बताती है कि उसने उसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इंसान होने के बावजूद उसके पास किन स्लेयर की उपाधि है। नायक कहता है कि उसे नहीं पता वे किस बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर एल्फ हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। मुस्कुराते हुए बीस्ट गर्ल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इंसान को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता देती है। शूरवीर इस प्रस्ताव पर संदेह करता है, लेकिन वो पूछती है कि क्या उसके पास कोई और विकल्प है। नायक चारों ओर देखता है। गिल्ड में हर कोई उसके बारे में फुसफुसा रहा होता है। कोई और रास्ता ना देखकर वो गिल्ड मिशन के लिए अस्थायी रूप से पार्टी में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है। एमोडार इंसान के फैसले पर खुश होती है और डालिया भी संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। पार्टी लीडर कहती है कि वे उसकी काबिलियत की परीक्षा लेने वाले हैं। शूरवीर पूछता है, कहाँ? दृढ़ नजर के साथ लड़की जवाब देती है कि मंजिल तो साफ है। वो क्वेस्ट पोस्टर की ओर इशारा करती है और ऐलान करती है कि वे अभी हार्पी डंजन जा रहे हैं। डंजन के भीतर लाल आंखों वाले 2 प्राणी चीखते हुए उनकी ओर उड़ते हैं। नई टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और उनकी नेता उन्हें गिराने का आदेश देती है।
नायक राक्षसों का सामना करते हुए सोचता है कि उड़ने वाले दुश्मन कितने झंझट वाले होते हैं। वो सोचता है कि क्या कूदकर उन तक पहुंचा जा सकता है, तभी कुछ तेजी से उसके पास से गुजरता है। एक तीर हार्पी को जा लगता है और मैरिन सोचता है कि पार्टी में एक तीरंदाज होना वाकई काम आसान कर देता है। डालिया घोषणा करता है कि वो किसी इंसान को अपना शिकार चुराने नहीं देगा और नायक को पीछे हटने को कहता है। तभी दूसरा प्राणी चीखता हुआ तेज रफ्तार में गोता लगाकर दल पर हमला करता है। इमोरल नायक को चिल्लाकर कहती है कि ढाल उठाओ और टकराव के लिए तैयार रहो। इसके बाद बीस्ट गर्ल अपने नए साथी की ढाल को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करती है। जबरदस्त ताकत के साथ नायक उसे उछाल देता है। हवा में पहुंचते ही वो ऊंचाई पर उड़ रही हार्पी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है। वार इतना शक्तिशाली होता है कि राक्षस उसी पर ढेर हो जाता है और दोनों सुरक्षित जमीन पर उतर आते हैं। लड़की उनके बेहतरीन तालमेल की तारीफ करती है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगली बार उसे पहले से चेतावनी दे दिया करें। नायक सोचता है कि साथ मिलकर लड़ने वाले साथी होना आखिर इतना बुरा भी नहीं है। वे अब तक 3 हार्पियों को मार चुके होते हैं और उनकी नेता तय करती है कि अब थोड़ा आराम किया जाए। लेकिन इलाका साफ करते समय शूरवीर को पंखों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तभी एक प्यारा सा गुलाबी जीव प्रकट होता है जो हार्पी का एक पंख पकड़े हुए होता है। डालिया उसे देहाती कहकर चढ़ाता है और पूछता है कि क्या उसने कभी लिविंग डॉल के बारे में नहीं सुना। वो समझाता है कि ये मना से चलने वाले पालतू गोलम होते हैं और ये वाला तो लिमिटेड एडिशन है। पर एल्फ उस छोटे गोलम की तारीफ करता है कि उसने पंख समेटने का काम अच्छी तरह पूरा कर दिया। सुनहरे बालों वाला तीरंदाज जोड़ता है कि इन्हें खाने की जरूरत नहीं होती और ये लड़ाई में भी मदद कर सकते हैं। एमोडार मजाक उड़ाते हुए कहती है कि डालिया प्यारी चीजों पर ऐसे लाड़ करता है जैसे वे सचमुच बच्चे हों। नायक को घूरते देख एल्फ थोड़ा घबरा जाता है और शर्मिंदा हो जाता है। तभी पार्टी लीडर जोर से कहती है कि ये गोलम है और मारिन को इसे खाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एल्फ कहता है कि किस्मत अच्छी है, वे पहले ही लगभग आधी हार्पियां पकड़ चुके हैं। फिर महिला डालिया से पूछती है कि उसने इंसान से उसे मिलाने में हिचक क्यों दिखाई। तभी लड़की को पास से भुने हुए चिकन जैसी बेहद स्वादिष्ट खुशबू आती है। एल्फ को एहसास होता है कि मारिन गायब है और नेता को गुस्सा आता है कि कोई अकेले ही खाना पका रहा है। उधर हमारा नायक हार्पी के मांस को काट छाट कर अपना भोजन तैयार कर रहा होता है। वो पहले ही नमक डाल चुका होता है और अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। शूरवीर मांस को तलते हुए सोचता है कि पकते हुए खाने की चटचटाहट कभी पुरानी नहीं लगती। एक दिव्य सी चमक के साथ तली हुई हार्पी की कंधे की बोटी आखिरकार तैयार हो जाती है। वो देखता है कि ये बिल्कुल चिकन जैसी लगती है और एक कौर लेकर स्वाद परखता है। लेकिन जैसे ही वो खाता है, स्वाद के जबरदस्त विस्फोट से वो दंग रह जाता है। उसे लगता है कि बनावट तो चिकन जैसी है, लेकिन स्वाद कहीं ज्यादा गहरा और लाजवाब है। तभी उसके साथी दौड़ते हुए आते हैं और उसे तुरंत रुकने के लिए चिल्लाते हैं। नायक उन्हें भी चखने की पेशकश करता है, लेकिन लड़की चिल्लाकर कहती है कि वो इसलिए नाराज नहीं है कि उसे भूख लगी है। महिला झुंझलाहट से भर जाती है और एल्फ घोषणा करता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य है। वो समझाने की कोशिश करता है कि हार्पी का चेहरा इंसानों जैसा नहीं होता, लेकिन कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता। डालिया कराह उठता है इतना क्रूर नजारा देखकर। इसी बीच पार्टी लीडर की लार टपकने लगती है। दोनों ही उस व्यंजन को देखते रह जाते हैं, मांस की शानदार खुशबू को महसूस करते हुए, और कुछ बोल नहीं पाते। बीस्ट गर्ल दुविधा में पड़ जाती है। ये एक राक्षस है, लेकिन दिखने और महकने में बेहद स्वादिष्ट। ये इसे घोर अपवित्रता मानते हुए देखने से भी इनकार कर देती है। तभी नायक उसे एक टुकड़ा बढ़ाता है, जिसे वो घृणा भरी नजर से तुरंत ठुकरा देती है। वो कहता है कि अफसोस है, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा है और उसकी खुशबू उसे बुरी तरह ललचा रही है। आखिरकार वो महिला इस लालच से तंग आकर चीख पड़ती है और डालिया उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो हमला ना कर दे। वो खुशबू को लेकर चिल्लाती रहती है। तभी नायक को याद आता है कि उसने एक और डिश भी बनाई थी। वो दूसरी कढ़ाई उठाते हुए कहता है कि ये थोड़ा ज्यादा पक गई है, लेकिन अब पूरी तरह तैयार है।